Hi dear friends, welcome to इग्नू ड्यू सॉल्व विद अमित। आज हम शीत युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। आखिरकार शीत युद्ध क्या है, इसका पूरे विश्व में प्रभाव क्या पड़ा, तो इन सब चीजों का हम जिक्र इस वाले लेक्चर में करेंगे। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, ये शीत युद्ध में आखिरकार ये शीत युद्ध है क्या। शीत युद्ध बेसिकली अगर बात करें, ये एक तरह से ऐसी लड़ाई थी जो फिजिकली तौर पे नहीं हुई, ये वास्तविकता में नहीं हुई है। एक तरह से प्रतिस्पर्धा रहा दो देशों के बीच अपनी शक्तियां को बढ़ाने को लेकर। ठीक है, मैं उन दो देश का नाम बता देता हूं आपको। पहला तो है सोवियत संघ और दूसरा है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, एक वो देश जो पूंजीवादी विचारधारा से प्रेरित है, दूसरा वो देश जो साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित है। जो हमारा पहला देश है ये संयुक्त राज्य अमेरिका, वो पूंजीवादी देश को अपना रहा है। दूसरा जो सोवियत संघ है ये साम्यवादी विचारधारा अपना रहा है। तो आखिरकार इन दोनों देशों के बीच मतभेद क्यों हुए, तो आगे हम ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ये देखो, जो रेड वाला जो पोर्शन है ये साम्यवादी विचारधारा है, और जो ये ब्लू वाला आप ये कंट्री देख रहे हो ये है पूंजीवादी विचारधारा। ये सब पूंजीवादी विचारधारा अमेरिका की तरफ, और ये जो रेड वाला मार्क देख रहे हो आप ये है साम्यवादी विचारधारा। आगे शीत युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका सोवियत संघ के बीच लंबे समय तक चलने वाली प्रतिद्वंद्विता थी, जिसका दुनिया पर बड़ा प्रभाव पड़ा। शीत युद्ध के परिणाम या प्रभाव और हम आगे देखेंगे। अब आखिरकार शीत युद्ध जो है वो दोनों देशों के बीच हुआ, तो इसमें हुआ क्या था। एक तरह से ये फिजिकली लड़ाई नहीं थी, गर्मा गर्मी बहुत ज्यादा थी, लेकिन अंदर से बिल्कुल ठंडे थे। इसी वजह से तो कोल्ड वॉर कहते हैं इसको। तो हुआ यूं कि एक तरफ जो है वो साम्यवादी देश जो है वो पूंजीवादी के खिलाफ है, पूंजीवादी देश जो है वो साम्यवादी के खिलाफ है। पूरा जो वर्ल्ड है दो विचारधारा में बट गया। एक वो जो पूरा पूंजीवादी विचारधारा को अपना रहा है, एक वो जो साम्यवादी विचारधारा को अपना रहा है। ठीक है, यहां पर हम देखेंगे इसमें क्या हुआ, इन दोनों देशों में क्या हुआ, एक तरह से प्रतिस्पर्धा हो गया। क्या करने के लिए, तो भैया हथियार इकट्ठा करने के लिए। ये दोनों हथियार इकट्ठा बहुत करते थे भाई देश। जैसे मान लेते हैं कि यूएसए ने क्या करा, अमेरिका ने क्या किया कि परमाणु परीक्षण किया। ये एक परमाणु परीक्षण करते तो ये सोवियत संघ दो परमाणु परीक्षण करते, फिर ये तीन, ये फिर चार। जैसे हथियारों का कंपटीशन नहीं बढ़ता उसी तरीके से, लेकिन ये हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे दोनों देश। ये चीज बहुत अच्छे से समझते थे कि जो परमाणु बम है और ये जो और भी जो खतरनाक जो हथियार है, कहीं ना कहीं से ये दोनों देशों को एक भारी क्षति पहुंचाएगा और नुकसान पहुंचाएगा। इसी वजह से दोनों ने अपने आप को एक तरह से पावरफुल बनाने की होड़ में हथियार इकट्ठा करा, इन्होंने परमाणु बम बनाया, और दोनों जो देश हैं वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तैयार रहे। उनकी विचारधारा, अब जैसे पूंजीवादी विचारधारा साम्यवादी को एक तरह से छोटी मानती थी, देश के लिए खतरा मानती थी, और साम्यवादी विचारधारा है वो पूंजीवादी विचारधारा को खतरा मानती थी। तो इस तरीके से दोनों पक्षों में ना इसी वजह से लड़ाई हुई, अनबन, तनाव। ठीक है, तो जैसे जैसे अधिक हथियार जमा करने की इच्छा बढ़ी, वैसे वैसे प्रतिस्पर्धा भी बढ़ती गई। परमाणु हथियारों की होड़ हथियारों के उत्पादन में वृद्धि का एक पहलू था। अब मान के चलो भैया, हथियार इकट्ठा करेंगे ये दोनों देश, तो भैया अगर वृद्धि करोगे तो कहीं ना कहीं से तो इसका जो उत्पादन है वो भी बढ़ेगा, है ना। अगर डिमांड अगर बढ़ती है तो उसका क्या होगा, प्रोडक्शन में, अब उत्पादन भी तो बढ़ेगा। तो जिस वजह से हथियारों की होड़ भी बढ़ने लग गई तेज तेज, और कहीं ना कहीं देश में एक तरह से खतरा मंडराने लग गया। प्रमुख स्थानों की सुरक्षा के लिए दोनों पक्ष दुनिया भर में सैन्य प्रतिष्ठान और खुफिया नेटवर्क का विस्तार करना चाहते थे। अब दोनों देश
एक तो भैया यूएसए, एक यूएसएसआर, दोनों जो देश हैं वो जगह-जगह या अलग-अलग राज्य में जाकर देश में जाके एक तरह से अपनी कोई खुफिया एजेंसी खोल रहा है, तो कोई अपने सैन्य प्रतिष्ठानों को खोल रहा है। तो जिस वजह से एक तरह से ये क्या कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं, ठीक है? दोनों एक-दूसरे के कहीं न कहीं इतने ज़्यादा ये विरोध में आ गए हैं कि अपने आप को एक तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और शक्तियाँ को धीरे-धीरे जो है बढ़ा रहे हैं और कहीं न कहीं से एक विचारधारा दूसरे विचारधारा को नष्ट करने पे लगी हुई है। आखिरकार ये वैचारिक मतभेद हुए कैसे? तो देख लेते हैं। वैचारिक मतभेद दुनिया भर में कई संघर्षों का मूल कारण था। इसमें बहुत सारे कारण हैं। हो सकता है कि यूएसए ने कुछ ऐसा किया हो जिससे यूएसएसआर को कुछ प्रॉब्लम हो इससे और यूएसएसआर ने जो कुछ किया है इससे यूएसए को प्रॉब्लम है। ये तो है। इसी वजह से तो ये शीत युद्ध पनपा है। जब आपस में मतभेद हो जाए, जब आप पहले मित्र थे, तब तो साथ में थे। जब एक मित्र जब दूसरे मित्र से कुछ छुपाता है, बचाता है, तो दोनों में मतभेद तो होगा ना। उसी प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ। पूंजीवादी और साम्यवादी की विचारधाराओं के बीच लड़ाई ने न केवल देशों के विरोधी खेमे में विभाजित कर दिया। अब हुआ यूं कि पूरा विश्व जो है कोई बहुत सारे जो राज्य हैं देश हैं वो पूंजीवादी की तरफ चले गए। एक खेमा भैया साम्यवादी देश में विभाजन हो गया। तो बल्कि इसने कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय विवादों को भी जन्म दिया। विवाद तो होंगे ना जब विचारधारा अलग होगी और ये जितने भी हैं, ये कंट्री कहीं न कहीं से ये जो साम्यवादी हो या फिर पूंजीवादी हो, ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या सोचेंगे कि मैं अपने खेमे में इस देश को रख लूँ, ताकि हम एक तरह से मजबूत हो जाएँ। इनमें एक और अगर एग्ज़ाम्पल देखें तो 1961 में बर्लिन का संकट हुआ, जो कि बर्लिन का दीवार, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। एक तो पश्चिमी जर्मनी जो था, वो कैपिटलिस्ट थे, जो कि पूंजीवादी विचारधारा से प्रेरित थे और दूसरा अगर हम बात करें पूर्वी जर्मनी जो था, वो था साम्यवादी देश। एक 1962 में भी क्यूबा संकट हुआ, इससे भी भैया अमेरिका को बहुत ज़्यादा डर था। क्या था? ये एक सैनिक अड्डा था, किसका था? तो ये था हमारा सोवियत संघ का, जो कि अमेरिका के बहुत नज़दीक था और अमेरिका वालों को डर था, खतरा था उस सैनिक अड्डा से क्योंकि वो उसके पास था। वो कभी भी वहाँ से कुछ भी कर सकता था, रूस। लेकिन ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं किया, क्योंकि ये कोल्ड वॉर था ना। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। सोवियत संघ का आखिरकार अंत कैसे हुआ? तो जो यूएसएसआर है मतलब सोवियत संघ, उसके नेता गोर्बाचेव ने पश्चिमी के साथ देश के शीत युद्ध को समाप्त कर दिया, जिसके कारण यूएसएसआर का पतन भी हुआ। जैसे गोर्बाचेव की बहुत सारी पॉलिसी थी जिस वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ। मतलब ये सुधार की नीति अपना रहे थे बट हो कुछ और गया। तो अमेरिका दुनिया में एकमात्र महाशक्ति के रूप में रह गया। फाइनली जब हमने देखा कि सोवियत संघ जो विघटन हो गया, अब विघटन होने के बहुत सारे कारण हैं। एक तो बर्लिन का दीवार का गिरना, जो कि 1961 में बिना और 1989 मतलब 1989 में गिर गया दीवार और इस दीवार से पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी दोनों एक हो गए। तो कहीं न कहीं से हमने ये देखा कि वो देश भी पूरी तरीके से जो है वो साम्यवादी से अलग हो गया। अब जो जर्मनी है वो पूरी तरह से कैपिटलिस्ट हो गई, पूंजीवादी विचारधारा हो गई और भी कई-कई इनके जो गणराज्य थे धीरे-धीरे स्वतंत्र की डिमांड कर रहे थे। इसी वजह से वहाँ के जो नागरिक थे वो भी खुश नहीं थे साम्यवादी देश के, सोवियत संघ के, इसी वजह से सोवियत संघ का पतन हुआ। अब आप क्या करेंगे, जो देश का सारा पैसा है, नागरिकों का सारा पैसा है, वो सारा पैसा आप देश की सुरक्षा में लगा रहे हैं। एक तरह से हथियार इतना बना रहे हैं जितनी ज़रूरत नहीं है। आप सेना का इतना ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं। तो जिस वजह से सारा पैसा इन्होंने क्या किया, सेना, शक्ति, हथियार, वेपन वगैरह में लगा दिए और जो भी नागरिकों की आकांक्षाएँ थी उनको पूरा नहीं कर पाए। जिस वजह से ये जो है और ज़्यादा घातक हुआ और सोवियत संघ का विघटन हो गया। शीत युद्ध ने देशों पर विजय के होने के दबाव बढ़ा दिया और 1980 के दशक के अंत तक अमेरिका ने ऐसा कर दिखाया। आगे पढ़ते हैं। आखिरकार
शीत युद्ध में अदर जो कंट्री थी उनका क्या रवैया था, वो क्या सोच रहे थे। तो हमने एग्जाम्पल के तौर पे हम अपने प्यारे भारत को ले लेंगे कि भारत की पॉलिसी क्या थी, फॉरेन पॉलिसी या फिर विदेश नीति क्या थी। वो शीत युद्ध का उनका नजरिया क्या था भारत का, क्या वो किसी गुट में शामिल हुए या नहीं, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। भारत ने शीत युद्ध के दौरान गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, जिसका अर्थ होता है कि किसी भी गुट में शामिल ना होना, मतलब खुद को एक तरह से साम्यवादी विचारधारा से, दूसरा अपना पूंजीवादी विचारधारा से, दोनों विचारधारा से अलग रहना, मतलब सोवियत संघ से अलग होना और अमेरिका से अलग होना, किसी के साथ नहीं जुड़ना और अपना अलग अलग रह के एक तरह से विकास करना। हाल ही में अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल हो गया। उन्होंने गुट निरपेक्ष की नीति अपना ली। साथ ही भारत की विदेशी नीति के दो प्राथमिक लक्ष्य थे। एक तो था सैन्य गठबंधनों से बचना, जितने भी सैन्य गठबंधन थे। अब ये था कौन सा सैन्य गठबंधन, जैसे नाटो, सीटो, सेंटो और आपका ये वार्सा, तो इन सभी सैन्य गठबंधन से उनसे बचना था, क्योंकि कहीं न कहीं ये जो गठबंधन थी, ये एक विचारधारा को फॉलो कर रही थी। या तो वो पूंजीवादी विचारधारा फॉलो कर रही होगी या तो साम्यवादी विचारधारा फॉलो कर रही होगी। तो भारत इन 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 गुट में शामिल नहीं होना चाहता था, इनसे अलग रहना चाहता था। हाल ही में क्योंकि भारत देश जो है वो आजाद हुआ था और आजाद हुआ था तो वो चाह रहा था मेरा विकास हो, हमारा विकास हो, और वो दोबारा किसी इन सब जाल में फंसना नहीं चाहता था। इसलिए तो गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। और भी अन्य देश जो थे वो उपनिवेश से मुक्त हुए, मतलब एक तरह से नए-नए वो आजादी मिली है उनको। और इस वो गठबंधन, ये सेना गठबंधन, ये विचारधारा साम्यवादी और ये पूंजीवादी, इन सब में शामिल नहीं होना चाहता था। इसी वजह से इन्होंने एक गुट निरपेक्षता रणनीति का आधार बनाया और इसमें शामिल हो गए। इस तरह भारत वैश्विक मंच पर निशस्त्रीकरण और शांति को आगे बढ़ाने में सक्षम रहा। उनने ना हथियारों का सपोर्ट नहीं करा हमारे इंडिया ने, और हमारे इंडिया जैसे और भी स्वतंत्र देश जो थे, जो नए-नए स्वतंत्र हुए थे, वो कहीं न कहीं से हमारे देश में, हमारे देश की तरह गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। आखिरकार शीत युद्ध समाप्त कैसे हुआ? तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि शीत युद्ध के समापन के साथ ही सोवियत संघ का विघटन हो गया। 26 दिसंबर 1991 को रूस ने औपचारिक रूप से सोवियत संघ के पतन को स्वीकार किया। और इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जैसे कि 1989 मतलब 1989 में बर्लिन की दीवार का गिरना, ये सबसे बड़ा कारण रहा सोवियत संघ के विघटन का, जिसने पूर्वी यूरोप में सोवियत के आधिपत्य के अंत का प्रतिनिधित्व किया। अंत के लिए मार्कर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा शीत युद्ध के अंत के दूरगामी प्रभाव थे, जैसे कि बाजार, पूंजीवादी लोकतंत्र का वैश्वीकरण, नाटो का विकास। धीरे धीरे जब नाटो का विकास हो रहा था, बहुत सारे देश जब उसमें जुड़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं से उनका विघटन भी हो रहा था। एकमात्र महाशक्ति के रूप में हमने देखा संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय हो गया। ठीक है, तो यही विचारधारा थी उनकी। उसके बाद शीत युद्ध की महत्वपूर्ण घटनाएं क्या थी, तो एक बार देख लेते हैं। शीत युद्ध कई दशकों तक चला और इसमें कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुए। भू राजनीतिक परिदृश्य, वैश्विक संबंध के आकार। ठीक है, हुआ यूं कि शीत युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर हथियारों की होड़ जो है वो शुरू हो गई, भय का माहौल पैदा हो गया और अत्याधुनिक हथियारों का भी विकास हुआ। नाटो, सीटो, वार्सा पैक्ट जैसे सेना गठबंधनों के गठन से विश्व में पूरे तरह से क्या हो गया, टेंशन, तनाव बढ़ गया। महाशक्तियों के एक दूसरे के विरोध करने के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ अप्रभावी हो गया। जब दो राष्ट्रीय राज्य जिनको वीटो पावर है वही काम जब ऐसा करेंगे और कहीं ना कहीं किसी गुट में शामिल हो जाएंगे, तो ऐसे में जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो कैसे काम करेगा अच्छे से। जो कोरियाई संकट और क्यूबा मिसाइल संकट जैसी घटनाओं से स्पष्ट है। कोरियाई संकट हमने देख लिया। कोरियाई संकट में क्या, एक तो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, दो अलग अलग विचारधारा को फॉलो कर रही थी। नॉर्थ कोरिया जो था वो साम्यवादी विचारधारा, साउथ कोरिया पूंजीवादी विचारधारा, दोनों में युद्ध हुआ और इस युद्ध में कई लोग मारे गए। क्यूबा मिसाइल कोरियाई संकट में काफी लोग मर गए और
एक तरफ जो था वो साम्यवादी सपोर्ट कर रहे थे, एक तरफ पूंजीवादी। तो इस तरीके से युद्ध हुआ। क्यूबा मिसाइल संकट भी हमने देख लिया, जैसी घटनाओं से स्पष्ट है। तीसरी दुनिया के राष्ट्र उभरे जिन्होंने महाशक्ति गठबंधन से बचने के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। हमने तीसरी दुनिया कौन होते हैं? तीसरी दुनिया है क्या? जो नए नए राज्य बने, नए नए स्वतंत्र हुए, उपनिवेशों से आजाद हुए हैं, जो अंग्रेजों के चुंगल से एकदम छूटे हैं, वो नए नए देश जो अपना विकास चाहते थे, वो किसी भी गुट में शामिल नहीं होने जाते। वो दोबारा अगर किसी गुट में शामिल हो जाते तो कहीं ना कहीं दोबारा उपनिवेश हो जाते वो, तो फिर विकास का कोई मतलब रह नहीं जाता। इसी वजह से उन्होंने भारत की नीति अपनाई और गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, जिससे वो अलग रहे। शीत युद्ध ने अत्यधिक शस्त्र व्यय के कारण वैश्विक प्रगति में बाधा उत्पन्न किया। शीत युद्ध हुआ, अब हुआ यूं कि भैया अत्यधिक मतलब औजार एकदम हथियार बन रहे बढ़ रहे, जिसके कारण सारा पैसा अगर तुम हथियार में लगा दोगे तो लोगों की प्रगति पे कौन पैसा लगाएगा? इससे क्या वो पूरे वैश्विक स्तर पर जो विकास का स्तर है धीरे धीरे वो घटना स्टार्ट हो गया। ठीक है, युद्ध ने संपूर्ण विश्व का एक परिवार है जो विचार को तोड़ दिया। युद्ध ने संपूर्ण विश्व क्या है, एक परिवार है, उसको भी पूरी तरीके से तोड़ दिया। एक मिनट, दोनों महाशक्तियों के प्रभाव वाले देशों में अविश्वास, असुरक्षा का माहौल पैदा हो गया। ठीक है, महाशक्तियों के द्वारा संकटों को सुलझाने के प्रयासों के बावजूद शीत युद्ध ने विश्व शांति को बाधित किया तथा गठबंधनों ने अशांत वैश्विक वातावरण में योगदान दिया। तो हमने देख लिया कि शीत युद्ध था और शीत युद्ध के क्या क्या परिणाम थे, हमने ये सब जान लिया। कैसा लगा आपको लेक्चर? लाइक और शेयर। धन्यवाद आपका देखने के लिए।